बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। लौट आया चुनाव का मौसम और पहले चुनाव हो रहे हैं हमारे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। मोदी जी 4 जून के नतीजे आने के बाद पहली कोई रैली कर रहे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं, और वो है डोडा, जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू में फिलहाल वो सभा कर रहे हैं। वहां वो गए तो जो स्वाभाविक बात उनको वो जो कहते आए हैं वो उन्होंने कही कि ये जम्मू कश्मीर में 3 खानदान हैं जिन्होंने आप लोगों को मिलकर के लूटा है। पहला कांग्रेस का, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब्दुल्ला परिवार, तीसरा पीडीपी का मुफ्ती परिवार। ये बात फिर उन्होंने नया नारा दिया, खानदान वर्सेस नौजवान। चुनना आपको है, आप किसको लेकर के आएंगे सत्ता में, इन खानदान वालों को या नौजवानों की सरकार लेकर के आएंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक बात उठाई, आपको याद होगा, मैं आपको सुना भी दूंगा अभी वो बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा 20 सीट से रह गए, 20 सीट मोदी की कम आती और हमारी ज्यादा आती तो ये जितने लोग हैं सब जेल में होते और इनको जेल में होना चाहिए। ये खड़गे साहब ने अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक सभा के अंदर कहा था, महाराष्ट्र में कहा था शायद उन्होंने। नरेंद्र मोदी को आज का दिन मौके के तौर पर मिला हिसाब बराबर करने के लिए। उन्होंने खड़गे साहब की बात उठाते हुए कहा, कहते हो 240 रह गए, हमको जेल भेजोगे क्या, इसके लिए ही तुमको सरकार चाहिए। फिर एक और किस्सा, एक और घटना का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर वार किया, वो बाद में, लेकिन पहले आप ये सुने। और दूसरा, इस रैली से इस पर भी हम लोग आज बात कर पाएंगे। जो लोग कहते हैं कि 240 वाली सरकार कमजोर सरकार है, बैसाखी की सरकार है, मोदी अब थोड़े ढल गए हैं, अब वो तेवर नहीं रहे, अब इस सरकार में वो आग नहीं रही। लेकिन क्या दिखता है नरेंद्र मोदी को सुन के, सुनिए आप भी। उनका अहंकार देखिए, अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो? क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका? दो 2014, 2019, 2024, 60 साल के बाद 3 बार देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया, लेकिन हम सरकार लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं चलाते हैं। हम सरकार देश में भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए चलाते हैं। हम सरकार देश के सामान्य मानवी की भलाई के लिए चलाते हैं। पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 बार। कहां गए भाई तेरे 400 बार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। खड़गे साहब ने ये तो बता ही दिया कि हम आएंगे तो करेंगे क्या। मोदी जी ने वो बात उठा भी ली। अब भाई लड़ाई वही आ गई, 400 वाली, 240 वाली। खड़गे जी भूल नहीं पा रहे। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हूं, ये क्यों नहीं देख रहे कांग्रेस वाले? देखिए, अब जिसको बार बार हम लोग चर्चा करते हैं ना कि एक होता है सत्य और एक होता है भ्रम के साथ सत्य स्थापित करने की कोशिश। तो नरेंद्र मोदी सत्य हैं इस देश का, तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। और मैं तो आज देख रहा हूं, बीच में ये बात सच है कि 4 जून के बाद 2-4 बार ऐसा लगा कि थोड़ा मोदी जी कुछ बोलने में कुछ डाउन हो गए हैं क्या, कुछ हल्का बोल रहे हैं क्या। लेकिन आज वो डोडा में, और देखिए डोडा भले जम्मू में आता है, लेकिन डोडा एक तो साउथ कश्मीर से लगा हुआ है, दूसरा डोडा मुस्लिम बहुल है जम्मू डिवीजन का। 20 किलोमीटर दूर एनकाउंटर चल रहा है। वही मैं कह रहा हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और 45 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री जो साहस नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी करते हैं। वरना तो क्या होता था वहां लाल चौक पर गृह मंत्री की, अब मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि वो अच्छा नहीं है। वो जब डर का सबसे बड़ा वाला भाव होता है वो हमारे शिंदे जी को हो गया था। वो बता गए थे, अभी बोल गए थे, वो भी बोले हैं मोदी जी, वो भी बोले थे। अच्छा, वो भी बोल दिया उन्होंने। खैर ठीक ही किया, बता दिया, थोड़ा चित्रण करने में आसानी होती है ना, पैरेलल खड़ा हो। लेकिन मूल बात क्या है? क्या सचमुच नरेंद्र मोदी के खिलाफ गांधी परिवार में और कांग्रेस में इस तरह का जहर है कि उनको सरकार सिर्फ मोदी को जेल में डालने के लिए चाहिए? आप 10 सालों में कोई एक ऐसा लांछन लगाने की कोशिश करके उसे साबित नहीं कर पाए। देश की न्यायपालिका में सारे मामले वो गए हैं, उस पर ट्रायल चला है, सब मुकदमों पर अपील होकर वो खारिज हुई है। राफेल के चौकीदार चोर है से लेकर सारे जो मसले थे, कोई ऐसा मसला नहीं जो वहां तक ट्रायल के नहीं गया हो।
हर दूसरे दिन अदालतों के सामने नरेंद्र मोदी की सरकार का एक तरह से कहें कि परीक्षण होता रहता है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ना हमें सरकार सिर्फ इसके लिए चाहिए और 20 सीट अधिक पाए। ये भी देश सुने जरा कि 99 वाला कह रहा है कि 20 हम पा गए होते तो इस देश की राजनीति बदल गए होते। यानी इस देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने के लिए सिर्फ 125 सीट कांग्रेस को चाहिए। बहुमत किसी के पास हो, बहुमत से थोड़ा कम नंबर किसी के पास हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप बंधक कह लीजिए, है तो ये भी सत्य नहीं, सत्य है। इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि संविधान लहराने वाले दरअसल संविधान की उन्हीं कमियों को लेकर आगे चलना चाहते हैं। गठजोड़ की राजनीति के जरिए जो ज्यादा बड़ा बहुमत है उसको, अरे तो खैर इसमें कौन सा वो नया है, मुस्लिम अपीजमेंट भी तो 20% पे हो जाता है। 80% वालों को कहां ध्यान देता है कोई। राजनीति तो ऐसे ही चलती है, तो करते तो वही है। ये भी मूल नहीं भूलते इनको, मतलब सूद से नहीं, मतलब नहीं, है नहीं। मूल नहीं छूटना चाहिए। मुस्लिम अपीजमेंट असली समस्या है ना। देश में सारी चीजें तो वही ना, अगर नेहरू जी सब कर लिए होते हाँ। तो ये कहां करने की जरूरत, नेहरू जी को सर कोई क्या मना भी नहीं करता। क्या कैसे दिखता है कि सर ये 240 वाला कौन वाला दिख रहा है मामला, बॉडी लैंग्वेज, ये 400 वाला बॉडी लैंग्वेज है? देखिए ऐसा है कि मैं तो पहले पृष्ठभूमि में जाऊंगा। इस देश में आज़ादी के बाद जिस सरकार ने संपूर्ण भारत के इकोनॉमी, लीगल वर्ण क्रम को चेंज कर दिया, उसको 232 सीटें प्राप्त थी नरसिंह राव को। सही। और उस समय का विपक्ष भी कमजोर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी एक उष्णता से भरी हुई पार्टी थी, है उसको जो है 1991 में 120 सीटें उसके पास थी। वहां वामपंथी अलग लड़ रहे थे कि तो अमेरिका की गोद में डाल रहे हैं। और जिस समय वो आए थे वीपी सिंह के शासन के बाद, चंद्रशेखर जी तो खैर वैसे ही प्रधानमंत्री थे, अच्छे आदमी थे, लेकिन वो तो फेस नहीं कर सके थे। देश की क्या स्थिति थी, कश्मीर की हालत क्या थी, पंजाब की हालत क्या थी, पूर्वोत्तर की हालत क्या थी, अयोध्या पर विवाद, मंडल को लेकर चल रहा था। तो जब 232 सीट प्राप्त करने वाली एक पार्टी जिसका किसी से गठबंधन नहीं, कोई सहयोगी नहीं, उसी सीट पर 5 साल सरकार चलाया, संपूर्ण भारत को बदल दिया। और वो समय ऐसा था जब सोवियत संघ और साम्यवादी सत्ताओं के विघटन के बाद भारत के सामने ऐसा संकट पैदा हुआ कि सोवियत संघ बिखर गया। हमारे तो बहुत सारे व्यापार उनके साथ थे, रूबल के साथ थे। अब क्या करें, डिफेंस नहीं हो रहा है। अमेरिका केंद्रित जो वेस्ट था वो भारत के विरुद्ध था, उसके साथ संबंध बनाना था। वो सब 232 सीट वाली सरकार ने किया है। तो दोनों यही बात है। तो इसलिए जिनको अपनी ही पृष्ठभूमि को कांग्रेस भूल जाती है और इसलिए बयान देती है 240 सीट की सरकार इस भारत में, तो 1984 के बाद पहली बार मतलब 240 सीट किसी पार्टी को नहीं आई। अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार है गठबंधन के साथ। एक इसके साथी दल ने अभी तक खड़ा होकर विरोध में बयान नहीं दिया है। सबने प्रधानमंत्री, बल्कि जिसको थोड़ा सा उकसा रहे थे, उन्होंने क्या कहा नीतीश जी ने, अरे एमरी तो थोड़ा जीतियो गया है सब, अगली बार तो ये कोगो नहीं जीतेगा, आप ही के नेतृत्व में पूरा देश चलेगा। तो ये सब भूल जाते हैं ये लोग कि इतनी मेहनत के बाद आप सोचिए, देश में 99 सीटें पाने वाली पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि सब जेल कोई में। फर्क नहीं दिख रहा। नहीं सुनिए ना, 14, 19, 24 वाले में कोई सरकार में कोई अंतर नहीं दिख रहा आपको? नहीं, अंतर दिखना एक दूसरी बात होती है, लेकिन कमजोर मानना दूसरी बात होती है। हर सरकार के अपने एजेंडे होते हैं। कहीं से नहीं है। नहीं, कमजोर कैसे हो सकती है, एजेंडे होते हैं। जो सरकार, देखिए भारत मजबूत है, भारत को देख के दुनिया इस समय विश्वास कर रही है, बहुमत की सरकार है। इस दुनिया में किसी नेता ने अभी तक यूक्रेन और रूस के साथ मतलब दोनों से मिलकर के बात करने की कोशिश नहीं की है। वो इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री की 10 ऐसी आप ऊपर से, इनका हौसला है, लेकिन विरोधियों के हौसले भी तो बड़े हुए हैं ना इनके। ऐसा है कि किसी ने कमजोर आदमी के हाथ में ना आप दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र दीजिए, उसको लाठी से पीट के हत्या करके चला जाएगा, उससे अस्त्र नहीं चलेगा। और एक मजबूत आदमी के सामने अगर स्टेन गन लेके खड़ा है और उसमें साहस है, तो लाठी से मुकाबला करके उसको परास्त करता है। अच्छा, हमेशा ये तो लाठी भी नहीं है, या तो गन भी है भारत का। इसलिए भारत के लोग, मैं सुनिए 2 लाइन, भारत के लोग इस बात का विश्वास रखें कि जिस सरकार को आपने चुना है वो सरकार भारत के हित में काम कर रही है, सशक्त है। दुनिया में जो भारत की नीति थी वही आज भी चल रही है। एक नीति राष्ट्रीय हित के उसमें परिवर्तन या पीछे सरकार नहीं हटी है। एक छोटा सा एक बयान और सुना देता हूं आपको मोदी जी का। ये बड़ा डिस्टर्बिंग वाकया भी है, चौंकाने वाला वाकया भी है।
और इसका सत्यापन इसलिए हो गया कि जिसके साथ हुआ था, घटा था, उसने एक लेख लिखकर इस बात को सार्वजनिक कर दिया। कहानी यह है कि एक मीडिया हाउस के एक पत्रकार अमेरिका में, वो जो गुरु हैं राहुल गांधी जी के, क्या नाम सर? सत्यनारायण गंगाराम सैम पित्रोदा जी का इंटरव्यू करने के लिए गए थे। राहुल गांधी पहुंचे नहीं थे अमेरिका अभी, उससे पहले वहां तैयारियों में सब सैम पित्रोदा जी उनकी और राहुल गांधी की एडवांस टीम जो थी वो लगी हुई थी। वहां इंटरव्यू वो पत्रकार कर रहे थे सैम पित्रोदा का। सैम पित्रोदा को वो पहले से जानते थे, ऐसा नहीं कि पहली बार मुलाकात हो रही थी। 3-4 सवाल उन्होंने पूछे। सैम पित्रोदा ने खुद कहा कि मेरी उनसे बातचीत हुई थी और बड़े अच्छे माहौल में हमारी बातचीत चल रही थी। अब पत्रकार एक सवाल आखिर में पूछता है, क्या राहुल गांधी यहाँ जितने लोगों से मुलाकात करेंगे, अमेरिका के लोगों से, अधिकारियों से, पार्टियों के लोगों से, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मामला भी उठाएंगे? सैम पित्रोदा इसका जवाब देते उससे पहले ही आरोप है उस पत्रकार का कि राहुल गांधी के निकट सहयोगी आए और उन्होंने कहा नहीं, ये आप बड़ा विवादास्पद सवाल है, ये सवाल आप नहीं पूछेंगे। सैम पित्रोदा जी को उठा करके लोग वहां से उसी वक्त ले गए कि आपको इसका जवाब नहीं देना है। उस पत्रकार का फोन छीनकर उसके अंदर जाकर के, और वो कह रहे हैं कि मेरा फोन लॉक था, मेरे मुंह के सामने, ये जैसे फोन है आईफोन तो आजकल ऐसे आप मुंह दिखाई तो खुल जाता है, फेस रिकग्निशन, जबरदस्ती मेरा फोन छीन के मेरे चेहरे के आगे रख के फोन खोला, उसके अंदर जाकर के गैलरी में जाकर के वो वीडियो जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था वो पूरा का पूरा वीडियो उन्होंने डिलीट किया। और उसके बाद बहुत देर तक मुझे उस कमरे में बंद रखा गया, मुझे मेरा फोन नहीं दिया गया, केवल इस सवाल पर कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की क्या राहुल गांधी बात करेंगे। ये सवाल राहुल गांधी से भी नहीं था, सैम पित्रोदा से था। यह भी नागवार गुजरा। नरेंद्र मोदी ने आज यही बात उठा दी। आज एक खबर पड़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय है? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? तो राहुल गांधी, राहुल कभी कभी उनको लगता होगा कि मैं यहाँ इतनी मेहनत करता हूँ, मैं पार्लियामेंट में इतनी स्पीचेस में माहौल बनाता हूँ, विदेश जाते हैं और उनकी टीम जो है किससे मिलवा देती है, कभी किसी से मीटिंग करवा देती है, कभी किसी को पिटवा देती है, वहां जाकर यहाँ किया धरा सब उनका बराबर कर देती है। नहीं है सर ऐसा? ये जो पहले मैं उस पर चर्चा करूं वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल मैंने देखा था कि जिस तरह से हुआ, और वो सैम पित्रोदा साहब का इंटरव्यू किया उन्होंने, जर्नलिस्ट ने, और उसको धमकाया भी गया और उनका पूरा डाटा हटा दिया गया, ऐसा आरोप है। खुद कह रहे हैं कि, लेकिन जो बातचीत वो कर रहे हैं उससे लग रहा है कि भाई उनको ऐसा तो हो ही नहीं सके, उनको उठाया गया है। मेरे ख्याल से कि जो मुझे जानकारी मिली बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर, तो उनको उठा दिया गया इंटरव्यू में से, और फिर उसके बाद उसको पकड़कर और ये सारा किया है, उसका डाटा भी सारा का सारा डिलीट कर दिया गया। तो ये तो बहुत ही, ऐसा क्या था इस सवाल में? और इस सवाल में ऐसा क्या आप कि आपको करना है कि नहीं करना है, ये भी कह सकते थे राहुल गांधी आएंगे वो अपने आप देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका एक जवाब ये, लोग के पास तो एक सवाल से को टालने के भी 100 तरीके। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस पर बात कर सकते थे, तो वो मुद्दा है। और ये, इससे मैं नहीं बचा सकता कि आप राहुल गांधी जी को इसलिए बचा लें कि उनकी टीम ने ये सब किया। वो अप्रूवल तो टीम एक मैनेज करती है सारी चीजों को, लेकिन आपको अप्रूवल तो राहुल गांधी जी से लेना कि कौन कौन लोग, और जो यदि अमेरिका जाए, मैं अमेरिका इतनी बार गया, वहां पर बहुत ऑफिशियल तरीके से, प्लान तरीके से काम होता है। जो मिल रहा है उसकी पूरी हिस्ट्री, आप क्या बात करेंगे वो सब भी उसमें कह सकते। जिस व्यक्ति के ऊपर वो पत्रकार आरोप लगा रहा है, जिन्होंने ये सब कुछ किया उनके साथ, उनका नाम हम सिर्फ इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उस पत्रकार ने नाम अपनी रिपोर्ट में नहीं दिया, लेकिन वो नाम बाहर आ चुका है, और वो व्यक्ति राहुल गांधी का इस वक्त सबसे खास आदमी माना जाता है। राहुल गांधी किससे मिलेंगे, किसको इंटरव्यू देंगे, किस नेता से मुलाकात करेंगे, कोई अपने सारे अलायंस पार्टनर्स में से किससे, कौन उनसे मिलने आ पाएगा, हर लेकिन ये सवाल राहुल गांधी से नहीं हुआ था। एजेंडा, मैं वही तो कह रहा हूं, अपॉइंटमेंट से लेकर के एजेंडा, सब कुछ वो व्यक्ति राहुल गांधी के लिए तैयार करता है। फिर कह रहा हूं, नाम नहीं ले रहे। अब वो उस आदमी के लिए ये इतना अनएक्सेप्टेबल था कि राहुल गांधी के
से जोड़कर बांग्लादेश के हिंदुओं की बात का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। कि सैम पित्रोदा से पूछा जा रहा है, क्या राहुल गांधी ये पूछेंगे? राहुल गांधी से ही थोड़ी पूछ लिया गया था, और पूछ भी लिया जाता तो क्या होता? इसका मतलब आपको इतना अनएक्सेप्टेबल है, ना गवा रही है। ना आप लोग पता नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं इतनी देर से चर्चा किस दिशा में चल रही है। बताए राहुल गांधी का पूरा अमेरिका दौरा हिंदू और हिंदू के खिलाफ एक अलग तरह की नैरेटिव गढ़ने की कहानी थी। सिखों पर एक टिप्पणी, इल्हान ओमर से मिल लेना, और जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, सरकार होते हुए हिंदुओं की बात हो जाती है, प्रधानमंत्री केयर टेकर गवर्नमेंट कहकर संबोधित करते हैं, वो कहते हैं कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है ये केयर टेकर गवर्नमेंट कहकर संबोधित करते हैं, सदन में बाकायदा जयशंकर बयान दे देते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी की किसी पोस्ट में आपको हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार दिखा? नहीं दिखा ना। राहुल गांधी उस नैरेटिव को कैसे करते, और देखिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की उस टीम को यही तो पता था ना, गलती से ये वाला नैरेटिव नहीं जाना है भाई, ये बात नहीं होनी है, ये बात नहीं होनी है। और वो हो गया तो उससे बड़ा अपराध कुछ नहीं होगा। और इसका दूसरा पहलू है कि जो लोग 20 सीट अधिक पर जेल भेजने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, वो लोग 20 सीट आगे आ जाएगी तो तानाशाही उनकी कैसे चलती है? मीडिया को वो क्या समझते हैं? किसी का मोबाइल लॉक है, उसको अनलॉक करना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आदमी आंख बंद कर ले, मुंह बना ले, तो वो फोन अनलॉक नहीं होगा। इसका मतलब उसके साथ बल प्रयोग हुआ होगा, 2-4 लोगों ने पकड़ा होगा, उसकी गर्दन पकड़ी होगी, चेहरा सामने किया होगा और फोन खोलने की कोशिश की होगी, और डेटा अगर डिलीट किया गया तो उसकी प्राइवेसी पर हमला है। ये मीडिया के साथ कांग्रेस कर रही है और कहती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सर कौन सा, लेकिन भारत में किसी अत्याचार की बात उठाने को कह रहे थे, बांग्लादेश की बात हो रही थी, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करने में इतनी क्या एतराज? उससे कौन नाराज हो जाएगा? उनका कौन सा वोटर नाराज हो जाता राहुल गांधी का अगर वहां की बात हो भी जाती तो? देखिए, पत्रकार बहुत बड़ा गुनाह कर रहा था राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी किस पार्टी के नेता है? राहुल गांधी की राजनीति क्या है? अगर राहुल गांधी बांग्लादेश के हिंदुओं पे अगर बोल देंगे तो राहुल गांधी का खास तबका का जो वोट बैंक है हिंदुस्तान के अंदर, वो नाराज नहीं होगा। राहुल गांधी को अपनी राजनीति देखना है ना, वो किस वोट बैंक की राजनीति करते हैं। 2024 में उन्हें किस वोट बैंक ने सपोर्ट किया है, आगे की भविष्य की राजनीति वो कहां लेकर जाने वाले हैं। उसमें अगर हिंदुओं के मुद्दे पर उन्हें अगर बोलना पड़ेगा कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है, तो यहां तो उनका पूरा बनाया हुआ महल ढह जाएगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, अब उद्धव ठाकरे भी उस मुहिम में शामिल है ना, कि उनका कौन सा वोट बैंक हम उनके साथ जुड़ रहा है, वो किस वोट बैंक को लेकर उन्हें राजनीति करना है। तो राहुल गांधी, वो तो पूछा नहीं राहुल गांधी से। हिंदुस्तान में तो राहुल गांधी कह देते बीजेपी का प्रश्न है, वहां राहुल गांधी से पूछते तो राहुल गांधी कह देते क्या बीजेपी के एजेंट हो क्या? अब तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए राहुल गांधी तो कह देते कि आप बीजेपी के एजेंट हो क्या, ये प्रश्न पूछ रहे हो। वहां तो किसी से पिटवा भी नहीं पाते, यहाँ तो कह भी देते, कार्यकर्ता रहते तो रैली में पीट देते, वहां वो संभावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी से करने मत दो। वहां पहुंचे थे ना, तब ये सवाल जरूर करना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैं तो कह रहा हूं अब भी करना चाहिए सर, अब भी करना चाहिए, अब भी नहीं, वो वहां थे, मैं तब भी कह रहा हूं कि वो राहुल गांधी से पूछा जा रहा है, बार बार बांग्लादेश की बात पूछा गया है, राहुल गांधी ने उसका ट्वीट किया ना, जवाब दिया, कई बार राहुल गांधी से पूछा गया है।